रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी, इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने नोएडा को बनते हुए भी देखा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, जो 1991-92 से 2012 तक NEA के अध्यक्ष रहे और इस समय उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष राकेश कत्याल जी। मैं राकेश कत्याल जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। कत्याल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कत्याल साहब, आप ये बताइए कि जब नोएडा बन रहा था तो पहली बार आपने नोएडा का नाम कैसे सुना और नोएडा तक आप कैसे पहुंचे, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। जब मैं नोएडा 1982 में आया था जी, और मैं दिल्ली में रहता था। आगरे, वैसे मैं रहने वाला आगरे का हूँ। जी जी। आगरे से मैं दिल्ली आया जी। दिल्ली से फिर इंडस्ट्री लगानी थी, तो इंडस्ट्री को देखते हुए हमें दिल्ली में जगह समझ न आने के कारण हम फिर नोएडा की तरफ हमने मुंह मोड़ा। हाँ। और हम नोएडा में आके हमने 1982 के अंदर यहाँ नोएडा सेक्टर 2 में हमने फैक्ट्री डाली, जिसमें हम हैवी मशीनें बनाया करते थे L&T के लिए, और सीमेंट्स के लिए, और बाकी और बहुत कंपनियां थी। हाँ हाँ। और उस कंपनी में मैंने 2 साल काम करके फिर मैंने 1984-85 के अंदर रेलवे प्रोडक्ट डाला सेक्टर 6 के अंदर। अच्छा। और सेक्टर 6 में रेलवे प्रोडक्ट डालने के बाद जी, मैंने वहाँ पर लगभग उस फैक्ट्री से 4-5 फैक्ट्रियां बनाई जो कि रेलवे का ही प्रोडक्ट बनाती थी। और उस पर हमने फिर अपना कार्य किया। और जब हम नोएडा में आए थे उस वक्त नोएडा का ये था पोजीशन थी कि 1 सेक्टर से लेके 11 सेक्टर तक इंडस्ट्री थी जी, और 2-3 सेक्टर थे जिसके अंदर रेजिडेंशियल मकान हुआ करते थे। एक सड़क हुआ करती थी आने जाने में, रहते हम दिल्ली में ही थे जी। आने जाने में भी ये लगता था कि भाई अब शाम हो गई, चलो चले जाएं, यहाँ से जाएं। और इसमें हमारी एसोसिएशन ने बड़ा सहयोग दिया, बहुत कार्य किया इस नोएडा को बनाने के लिए। और आज जिस मुकाम पे नोएडा पहुंचा हुआ है जी, आदमी सोच भी नहीं सकता कि नोएडा इतना बढ़ जाएगा। तो उस दौर में जब आप आए थे पहली बार, आपको इंडस्ट्री लगाने में बहुत सारी समस्याएं झेलनी हुई होंगी, और उस दौर का कोई ऐसा वाकया आप बताइए जब आप उसको याद करते हैं तो लगता है कि यार किस तरह संघर्ष में हम लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी। जी देखिए जी, जिस वक्त हम यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था ना। यहाँ पर एक थाना हुआ करता था, एक बिजली घर हुआ करता था, एक SDO हुआ करता था। और मतलब आप ये समझिए कि प्रॉब्लम थी परंतु उस टाइम के जो अफसर्स थे, IAS अफसर्स थे जी, जो अथॉरिटी चलाते थे, उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत मेहनत करी इस नोएडा को बसाने के लिए जी। मेरे जमाने में जब मैं आया था तो यहाँ पर योगेश चंद्रा जी चेयरमैन थे। हाँ हाँ। और बाकी उनके साथ ACO DCO यहाँ बैठा करते थे, और प्रोबेबली सारे IAS अफसर ही बैठते थे जी, जिनका एक विजन होता था, जो चाहते थे कि नोएडा बन जाए। क्योंकि नोएडा जो है ये संजय गांधी और NT तिवारी की देन है जी जी। इन्होंने नोएडा बसाया, इन्होंने नोएडा चलाया, नोएडा किया। और मैं ये जानता हूँ कि उस टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी जी, हम लोग अक्रॉस द टेबल बैठते थे। मैं तब से ही नोएडा से NEA से जुड़ा हुआ था। पहले दिन से ही जैसे ही मैंने यहाँ धरती पे पैर रखा तभी मेरी एंट्री जो है वो NEA में हो गई थी जी जी जी। और मैं फिर इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चलते रहे। और चलने के बाद फिर नोएडा की डेवलपमेंट शुरू हुई। नोएडा की मेन डेवलपमेंट जो शुरू हुई है वो 1991-92 के बाद हुई है जी। उससे पहले तो नोएडा वही था कि भाई आए, फैक्ट्री चलाई और अपने घर चले गए। जाते वक्त डर लगता था कि भाई आज ठीक ठाक घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फैक्ट्री में अगर सरिया डाला तो सरिया चोरी हो जाता था, बनाने के लिए ईंट डाली तो ईंट चोरी हो जाती थी जी। ये नोएडा का वो था। पर आज की तारीख में नोएडा एक अच्छे शहरों में नाम लिया जाता है और वर्ल्ड वाइड नाम लिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, उस दौर का कुछ ऐसा भी रोचक किस्सा रहा होगा आपका, जब आप याद करते हैं कि नोएडा में आने के बाद कुछ, चाहे वो आधिकारिक मीटिंग में या अपने इंडस्ट्रियलिस्टों के बीच में, कोई रोचक किस्सा रहा होगा जब आप
शायद सुना मैंने, आप भी उनमें थे कि नहीं जब वो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों को विदेश लेके गए थे कोई नोएडा अथॉरिटी? मैं नहीं गया था, सब अनूप भंडारी जी थे। हाँ हाँ हाँ, वो और योगेश चंद्र जी गए थे, ये लोग सब गए थे क्योंकि हम लोग क्रॉल कर रहे थे। हाँ हाँ, हम लोग अपनी इंडस्ट्री चलाने में लगे हुए थे, तो हम उस वक्त गए नहीं थे। फिर भी कोई ऐसा रोचक किस्सा होगा जरूर आपके उसमें? हाँ नहीं, ऐसा जरूर है कि जी, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बत्ती की प्रॉब्लम आई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, तो उसके अंदर हम लोगों को फिर उसकी योगेश चंद्र जी के जाने के बाद यहाँ ब्रिजेंद्र साय आ गए, अमरेंद्र सिन्हा जी आ गए। ये लोग हम लोगों को गाजियाबाद, पूरी शहर नोएडा जो है वो गाजियाबाद के अंडर में आता था। हर काम के लिए हम लोग को नोएडा से गाजियाबाद जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे फिर हम लोगों ने नोएडा को अपने उसमें बना लिया कि नोएडा खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए, जी जी, ताकि जो है कि हम लोगों को ना भागना पड़े, ना जाना पड़े। पर मुझे आज भी याद है कि एक बार वो नारायण मंत्री जी आए हुए थे बत्ती के लिए, तो हम लोग को यहाँ से ले गए कि भाई मंत्री जी आए हैं, आप लोग चलिए। वहाँ हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत एजुटेशन भी किया जी, नोएडा बसाने के लिए बहुत एजुटेशन किया। हमने क्या नहीं किया, बत्ती के लिए भी किया। आज यहाँ ये नोएडा में गंगा जल जो आ रहा है, ये मैं समझता हूँ ये देन थी राजेंद्र जैन की, एक हमारे उसमें थे, जो हमेशा हर मीटिंग में हर जगह जब जाते थे तो सिर्फ एक कागज उनका होता था, एक लक्ष्य वो था कि भाई गंगा वाटर यहाँ है, क्योंकि यहाँ नोएडा में पानी का कोई और सिस्टम नहीं था। हमें सारा रेन वाटर से पानी मिलता था। बिल्कुल, सारे इंडस्ट्री में भी पानी का यही प्रॉब्लम थी। और पानी भी ऐसा है कि आपको मालूम है जो नीचे से पानी निकलता है वो पानी की क्या टीडीएस आता है, क्या आता है। पर परंतु फिर आज नोएडा में जो है वो भी पानी भी आना शुरू हुआ। बत्तियों के भी आप देखिए, बत्ती भी नो पावर कट जोन बना, फिर हमारे टाइम में बना। हम लोगों ने लड़ झगड़ के नो पावर बना, इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती अगर पावर कटेगी, जाएगी आएगी, तो हम तो उसमें नुकसान में बर्बाद हो जाएंगे। फिर हम लोगों को ये मिला कि हाँ जी नहीं, अब नो पावर कट जोन हो गया, तो फिर यहाँ ऐसा नहीं, तरक्की बहुत की है, बहुत हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए। और संघर्ष करने के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि नोएडा जो है वो सोनार अक्षर में नाम लिखा जाता है नोएडा का। अच्छा, नोएडा के कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे नोएडा की जो भूमिका उस दौर में थी 1982-83 के आसपास या 90 तक जो भूमिका रही है नोएडा प्राधिकरण की, आज के दौर में वो भूमिका बदलिया है या प्रभावी हुई है, क्या है आपकी नज़र में? देखिए जी, उस टाइम में अफसर के दिमाग में ये रहता था कि नोएडा बसाना है जी, और आज के टाइम में अफसर के दिमाग में ये रहता है कि नोएडा को कि हम कैसे रेवेन्यू नोएडा से बनाया जाए, कैसे नोएडा से रेवेन्यू बने और कैसे नोएडा में हमारे अथॉरिटीज जो है वो अपने आप को बचा के रखें। उस जमाने में ये नहीं होता था। उस जमाने में तो ये होता था कि जो भी आदमी आया उसका वेलकम है जी, वेलकम है, उसने जगह मांगी, जगह दी जाती थी, सब होता था। अब जो है जगह जो है, अगर आप मतलब यहाँ जितने लोगों के मकान बने, सब बने, तो ये सब उस टाइम का देन है। जी जी जी। सन 1991 के बाद ना तो कोई इंडस्ट्रियल स्कीम आई, मतलब आई वो ऐसी आई, जब तक वो लोग थे तब तक तो ये स्कीमें सारी लॉटरी ड्रॉ से निकलते थे। उसके बाद ये हो गया कि भाई अब नोएडा अथॉरिटी से देखेगी, विजिलाइज करेगी और उसके बाद वो प्लॉट देगी। तो पहले ये कभी नहीं होता था। पहले होता था कि ड्रॉ निकल गया, जिसका ड्रॉ निकला उसको जगह मिली, उसने बनाया और किया। और उस ड्रॉ के अंदर भी 4 कैटेगरियां होती थी जी जी। एक इंडस्ट्री की, एक गांव वालों के लिए, एक कमर्शियल के लिए, जितने कमर्शियल लोग आए थे उन लोगों के लिए, उन लोगों का कोटा होता था। ये रेजिडेंस के लिए बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों को उस तरीके से 25% में बांट के ये दिया जाता था। पर 91 के बाद ना तो कोई रेजिडेंशियल स्कीम आई, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। जो दूसरी सरकारें बदली तब इन लोगों ने सारे प्लॉट जो है वो बिल्डर्स को दे दिए। जहाँ इंडस्ट्री लगनी थी, इंडस्ट्री ना लग के वो सारे, आज आप देख रहे हैं नोएडा में तमाम दुनिया के बिल्डर्स जो है आए हुए हैं। उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी हैं जी जी, जो कि वो भी बहुत ज्यादा बन गई हैं। जितनी डिमांड नहीं थी उससे ज्यादा बन चुकी हैं। और आज की तारीख में सारे वो डिफॉल्टर हुए हुए हैं, कोई जेल में है, कोई कहीं है, कोई है। हम लोग तो 91-92 में इतना हमारा जबरदस्त झगड़ा हो गया था कि हम लोग 40 एंटरप्रेन्योर जो है वो जेल तक होके आए थे। जिस जमाने में नीरा यादव जी यहाँ अध्यक्ष थी नोएडा की।
हाँ, वो जग प्रसिद्ध है, वो तो उसके बारे में सब जानते हैं किस तरह का आप लोगों ने संघर्ष किया था। जी जी। अच्छा, जो आपका कार्यकाल रहा 91 से लेकर 2012 तक एनईए अध्यक्ष के रूप में, उसमें कुछ पॉलिसीज ऐसी इंडस्ट्री के लिए बनवाई होंगी आप लोगों ने जो उस समय सरकार ने प्रयास किया था, आप लोगों के प्रयास से उसको लागू किया गया। किस तरह की स्कीमें थी वो? ऐसी मतलब देखिए, जैसे अब हमने इंडस्ट्री चलानी है जी, तो इंडस्ट्री में आजकल जो लागू किया हुआ है कि जी पहले कंप्लीशन लीजिए और उसके बाद जो है वो फिर फंक्शनल लीजिएगा, फिर फंक्शनल मिलेगा। उस टाइम में ये होता था कि भाई हाँ, हमने ये पॉलिसी बनवाई थी कि जी नक्शा तो पास होता रहेगा क्योंकि इंडस्ट्री चलानी है। तो इंडस्ट्री चलाने के लिए अंदर हम अपना जैसे भी, क्योंकि टाइम ऐसा था यहाँ हम सब लोग क्रॉल कर रहे थे, तो हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट करवाई थी कि जी आप नक्शे का तो चक्कर छोड़िए, आप सिर्फ फंक्शनल कराइएगा, अपना पहला एसएसआई कराइएगा, पहली सेल दिखाइएगा, ताकि हम लोग फंक्शनल करके और हम लोग इंडस्ट्री चलाएं। बिल्कुल। और आज की तारीख में जो हो गया है, 100 तरीके के पसड़े हो गए हैं कि जी पहले एनओसी फायर की लीजिए, फिर एनओसी उससे लीजिए, अपना पोल्यूशन से लीजिए। तो तब ये कोई चीज ऐसी नहीं हुआ करती थी कि नोएडा, उनका ये था मकसद कि नोएडा बस जाए, किस तरीके से नोएडा बसे। जी। अब क्योंकि नोएडा बस गया है, नोएडा इतना बस गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमुना एक्सप्रेस, 3 अथॉरिटियां बन गई हैं। आज ग्रेटर नोएडा को बने हुए कितना वक्त हो चुका है, और आज भी ग्रेटर नोएडा वहीं का वहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ और आज नोएडा ने जो तरक्की की है, तो ये तो तरक्की मैं क्या समझता हूँ कि जब पुराने लोग थे, पुराने ऑफिसर्स थे, उन्होंने सब बनाया, सब कुछ किया। अब वही होता है, पेड़ कोई लगाता है, आम कोई खाता है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और बताइए कि आज जब हम देखते हैं कि 40-45 वर्ष हो गए हैं नोएडा को बने हुए, तो कुछ मुद्दे ऐसे उठने लगे हैं जो आप लोगों के द्वारा भी उठे गए हैं और सरकार की तरफ से आप चाहेंगे कि उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे पहली बात है फ्री होल्ड की, दूसरा मुद्दा है यहाँ पे स्थानीय निकाय हो या नोएडा बोर्ड में जनता की भागीदारी। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार? देखिए जी, जहाँ तक नोएडा की बोर्ड की बात है, हम लोग की ये डिमांड शुरू से रही थी जी, हमारा एक प्रतिनिधि करने वाला इंसान आप बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि डे टू डे की जो वर्किंग होती है वो आदमी जानता। पर नोएडा सरकार ने आज तक उस पर कभी कोई वो तवज्जो नहीं दी और न ही बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि आईएएस की कार्यशैली कैसी होती है, वो कैसे काम करते हैं। तो इसलिए आज तक हमें उसमें कभी वो नहीं हुआ। और जहाँ तक रह गया सवाल कि आपका जो दूसरा सवाल है कि भाई यहाँ बसाई की बात हो, तो अब तो नोएडा बहुत बस ही गया है। उस जमाने में तो नोएडा लोग यहाँ, अब ये नोएडा जो आपको बता दूं, नोएडा जो बसा है जी, ये भी WHO के कारण बसा है। अगर WHO यहाँ मकान उस टाइम में ना बनाता तो यहाँ लोग आके रहने में बहुत घबराते थे, डरते थे कि दिनों में चोरी हो जाती थी, दिनों में माल लुट जाता था, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा नोएडा था और यहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं था। यहाँ हर बात के लिए आदमी गाजियाबाद जाए, हर SDM DM सब गाजियाबाद बैठते थे। तो इस वजह से उसमें और इस टाइम में बहुत फर्क आ गया। नहीं, फ्री होल्ड का मुद्दा जो मांग उठ रही है, लीज होल्ड की बजाय फ्री होल्ड होना चाहिए। देखिए जी, फ्री होल्ड ऐसा है कि अब नोएडा ने हमने जो उसकी स्कीम कराई थी कि जी एक वन टाइम लीज रेंट दे दिया जाए तो हम लीज रेंट से बाहर हो जाए। ये पॉलिसी भी हमने कराई थी कि जी 11 साल का लीज रेंट ले लीजिए। और हम लोगों को फिर, क्योंकि लीज रेंट एक ऐसी चीज होती है कि जो आदमी को याद नहीं रहती कि इंडस्ट्री में इतना आदमी खो जाता है। इंडस्ट्री में आदमी 40-42 टनों से जूझता है कि जो अब तो खैर वो भी कम हो गए हैं। परंतु फ्री होल्ड का मतलब यह है कि आज दिल्ली अगर फ्री होल्ड है, और देखिए आप दिल्ली में जो छोटी छोटी कॉलोनीज हैं वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती जा रही है। हमारे नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह बना सके, क्योंकि अंदर की जितनी भी सेक्टर्स है, बाहर की तो मेन रोड ठीक है, अंदर की सेक्टर की जो रोड है वो सब 9 मीटर पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई तो इतना क्योस हो जाएगा जी 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 कि जिसका कोई बयान नहीं हो सकता। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये इसमें ना होने में, फ्री होल्ड होने में, ना होने में भी अच्छाई है, और हो जाए तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आप लोगों के दिमाग में इतने दिन से रह रहे हैं नोएडा में, कोई ऐसा प्लान आपके दिमाग में है कि अगर ये चीज़ नोएडा शहर में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा? देखिए जी, नोएडा के अंदर जो इनका नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हम लोग हमेशा कहते रहे कि नोएडा के अंदर आपने किसी भी सेक्टर में कोई मार्केट नहीं बनाई। जहाँ इंडस्ट्री चलती है वहाँ मार्केट जरूर होनी चाहिए, ताकि आदमी जाके सामान ले आए, सामान खरीदे, अपना रोजगार का माल खरीदे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रहे जो आके एक सेक्टर 9 और एक सेक्टर 10, 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर 55 मीटर के और 100 मीटर के स्थिति, जिसको लोगों ने कन्वर्ट करके इसको वो कर दिया कि इसे कमर्शियल हो जाए। पर आज तक नोएडा अथॉरिटी ने उसे कमर्शियल नहीं किया। कई बार नोएडा अथॉरिटी ने उनके खिलाफ कारोबार का एक्शन लेने की बात करी। मुझे याद है, मैं अध्यक्ष था तो संजीव सरन जी ने कहा कि ये भाई सेक्टर 9 सारा बंद कर दो। मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ बंद कर देने, पर हमें ये बता दो कि हमें अगर माल खरीदना है, अपना रॉ मटेरियल खरीदना है, तो हम कहाँ से खरीदेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बात तो उन्हें समझ में आई, पर उनके हाथ बंधे हुए थे, मजबूरी थी। आज भी इतना नोएडा फ्लरिश होने के बावजूद भी जितने नए सेक्टर भी बने हैं, नए इंडस्ट्रियल एरियाज बने हैं, कहीं कोई मार्केट नहीं। बड़ी बात है, ये सही बात है। ये नोएडा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो बिल्डिंगें हाई राइज बनी उसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर पड़ा है, ट्रैफिक पे भी असर पड़ा है, इन चीजों को आप महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करते हैं जी। मतलब मैंने बताया ना कि अगर 2 गज जगह और 2 गज जगह के अंदर 1 गज जगह जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बन जाए तो 1 गज जगह में क्या होगा? ना तो यहाँ आज भी नोएडा के अंदर ये फेज 1 के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पानी की निकासी नहीं है। जितने इन्होंने बनाए हैं, सब कुछ किया, पर आज भी जो है एक बरसात आती है तो यहाँ तालाब बन जाता है पुराने सेक्टरों में। जी जी जी। अब आप नए सेक्टर जो बने हैं उनको तो आप जो मर्जी कह लीजिएगा, वहाँ तो फिर भी ठीक है, पर पुराने सेक्टरों में आज भी यही हाल है। आप देखिए, दूर मत जाइए, अगर सेक्टर 6 जो आपका मेन अथॉरिटी का सेक्टर है, जब यहाँ बरसात आती है तो यहाँ एक गिट पानी, मतलब क्या, एक घुटने पानी आ जाता है। इवन फैक्ट्रियों के अंदर पानी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट्रियों के अंदर भी पानी आया तो तमाम नुकसान होता है, पर क्योंकि उसकी कोई निकासी नहीं है। तो ये बात हम इनसे हमेशा कहते रहे कि कुछ नहीं है, अगर आप इसकी निकासी कर दें और निकासी करके इसको कहीं ऐसा जोड़ दें या कोई वो प्लांट लगा दें तो, पर वो ये है कि उस वक्त अथॉरिटी पे डिपेंड करता है सारा कि अथॉरिटी क्या चाहती है। अथॉरिटी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आखिरी सवाल है ये कि एक तो नोएडा लोकमंच के बारे में आप थोड़ा सा क्या उसमें भूमिका जो शहर में रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार बताइए अपना। ये नोएडा लोकमंच की भूमिका रही है जी। नोएडा लोकमंच कार्य करता रहा है। देखिए, आप लोकमंच ने जो अंतिम विवाद जो है संभाल रखा है, चला रहे हैं, कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि नहीं तो पहले इंसान जो भी यहाँ अगर नोएडा में रहता था, अगर उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए तो हमें दिल्ली जाना पड़ता था। पर आज अंतिम निवास बहुत बढ़िया बन गया। ये भी मुझे याद है, यहाँ पे चेयरमैन देवदत्त जी आए हुए थे, उनकी बेटी की डेथ, हमारे एसी हुआ करते थे, उनकी बेटी की डेथ हो गई, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा साहब कम से कम इस जगह को अच्छा बना दीजिए, ताकि आप भी यही नोएडा में रह रहे हैं, हम भी नोएडा में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने ये लोकमंच को दिया और लोकमंच ने अपना कार्य किया। हर संस्था ने नोएडा में, हर संस्था ने अपनी अपनी मदद से, अपने अपने विवेक से काम किया और आज नोएडा यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नोएडा वासियों को जो अभी आए हैं बाद में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप जो नोएडा वासी आए हैं, जी जी, वो तो कहते हैं ना कि पका पकाया फ्रूट मिला, पका पकाया खाया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जो आए थे, हमने पेड़ लगाया, बिल्कुल पेड़ उगाया, बिल्कुल, फिर उस पे माली लगाया कि भैया तू बढ़िया बना, इसको बढ़िया कर। और आज मतलब जितने पुराने नोएडा के यहाँ लोग हैं, बड़े गिने चुने लोग रह गए हैं। जी जी जी, ये सब उनकी मेहनत थी और प्लस अथॉरिटी की मेहनत थी। जी जी, नोएडा के अंदर अगर अथॉरिटी साथ ना दे तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया और अपनी यादों को शेयर किया, इसके लिए कत्याल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे व्यूज दिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके। अभी आप सुन रहे थे नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष राकेश कत्याल जी को,
जो नोएडा शहर के बनने की कहानी और उस दौर का वो किस्सा बयान कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई और किन हालातों का सामना किया। नोएडा शहर के बनने की ये कहानी हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे और अगली कड़ियों में कुछ नए लोगों को जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM